नमस्कार। कमांडर अशोक जी की टीम की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। यह मंच, जैसा कि आप जानते हैं, सिर्फ एक स्टूडियो या एक कैमरा नहीं है। यह उन करोड़ों खामोश आवाजों का एक महामंच है जिनकी पीड़ा को अक्सर मुख्यधारा की मीडिया की तेज रोशनी में अनदेखा कर दिया जाता है। यह उन 80 लाख से अधिक ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की सामूहिक अंतरात्मा है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र के निर्माण में लगा दिया और आज वे अपने ही अस्तित्व और सम्मान के लिए एक अभूतपूर्व लड़ाई लड़ रहे हैं। हम वह आवाज हैं जो बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी राजनीतिक दबाव के आपकी सच्चाई को सीधे सत्ता के उच्चतम गलियारों तक पहुंचाने का संकल्प ले चुकी है। अगर आप भी इस देश के वरिष्ठ नागरिकों के हक की इस निर्णायक लड़ाई में भागीदार बनना चाहते हैं तो इस चैनल को अपनी ढाल और अपनी आवाज बनाएं। इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहीं से वह चिंगारी निकलेगी जो हर पेंशन भोगी के दिल में न्याय की ज्वाला जलाएगी। आज हम स्टूडियो की इस कृत्रिम रोशनी में किसी सतही खबर का पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। नहीं, आज बात होगी उन करोड़ों चेहरों की जिन पर पड़ी हर एक झुर्री इस देश के औद्योगिक विकास की एक कहानी कहती है। आज हम उस सन्नाटे को तोड़ने आए हैं जो हर महीने की पहली या दूसरी तारीख को एक मोबाइल मैसेज के बाद पसर जाता है। एक मैसेज जिसमें लिखा होता है, आपके खाते में 1000 रुपये जमा किए गए हैं। ये 1000 रुपया। सोचिए, आज के जमाने में 1000 रुपये की कीमत क्या है? यह कुछ दिनों की दवाइयों का बिल है या शायद एक महीने के दूध का खर्च। यह राशि किसी भी परिभाषा में पेंशन नहीं, यह एक अपमान है। यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं, यह भारत के 80 लाख से अधिक उन बुजुर्गों के अनवरत संग्राम की है जिन्होंने अपनी जवानी की सारी ऊर्जा, अपना सारा पसीना इस देश की फैक्ट्रियों और कारखानों की नींव में लगा दिया। और आज जब वे अपनी जिंदगी की शाम में कदम रख चुके हैं तो उन्हें अपनी ही गरिमा के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। लेकिन आज की यह दास्तान सिर्फ निराशा और आंसुओं की नहीं है। आज की यह कहानी उस रोशनी की है जो न्याय के मंदिर से फूट पड़ी है। एक ऐसी रोशनी जिसने नाउम्मीदी के घने बादलों को चीर कर रख दिया है। जी हां, माननीय उच्च न्यायालय के एक अभूतपूर्व, ऐतिहासिक और जबरदस्त आदेश ने सरकार की दशकों की गहरी नींद को तोड़ दिया है। इस एक आदेश ने इस लगभग मृतप्राय हो चुके आंदोलन में एक नई जान, एक नई ऊर्जा फूंक दी है। तो सवाल खड़ा होता है। सवाल यह है कि आखिर अदालत के उस आदेश में ऐसा क्या है? वह कौन सी टिप्पणी है जिसने प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर वित्त मंत्रालय तक में हड़कंप मचा दिया है? क्या है उस तथाकथित त्योहारी तोहफे का सच जिसकी चर्चा इन दिनों सत्ता के गलियारों में जोरों पर है? सोशल मीडिया पर जो 5 राज्यों में पेंशन वृद्धि की खबरें आग की तरह फैल रही हैं, उनकी असली हकीकत क्या है? और सबसे बड़ा, सबसे ज्वलंत प्रश्न, क्या 28 सितंबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक और उसके बाद 30 सितंबर को उच्च पेंशन पर प्रस्तावित चर्चा उन करोड़ों बुजुर्गों के जीवन में वह सवेरा ला पाएगी जिसका इंतजार करते करते उनकी आंखों की रोशनी तक धुंधली पड़ चुकी है? क्या उनकी पेंशन का आंकड़ा वाकई 7,500 रुपये महीने की उस सम्मानजनक राशि को छू पाएगा जिसकी वे दशकों से मांग कर रहे हैं? या यह भी महज एक और चुनावी जुमला बनकर इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा? आइए आज इस पूरी तस्वीर के हर एक रेशे को, हर एक पहलू को पूरी सच्चाई और बेबाक विश्लेषण के साथ आपके सामने खोलकर रखते हैं। चलिए सबसे पहले और सबसे अहम उस खबर की बात करते हैं जिसने इस पूरे संघर्ष की दिशा और दशा को बदलकर रख दिया है। माननीय उच्च न्यायालय ने ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के एक मामले पर सुनवाई करते हुए जो शब्द कहे, वे महज कानूनी टिप्पणी नहीं हैं, वे इस व्यवस्था के मुंह पर एक शक्तिशाली आरोप पत्र हैं। अदालत ने बिना किसी झिझक के बेहद सख्त और स्पष्ट लहजे में कहा कि आज के युग में जब महंगाई एक दैत्य की तरह आम आदमी की छोटी छोटी बचत को निगल रही है, तब 1000 रुपये की मासिक पेंशन किसी भी परिभाषा में सम्मानजनक जीवन नहीं दे सकती। अदालत ने इसे एक क्रूर मजाक की संज्ञा दी। यह शब्द क्रूर मजाक, यह सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के गाल पर एक जोरदार तमाचे की तरह है। अदालत ने वही सवाल पूछा जो इस देश का हर विवेकशील नागरिक पूछना चाहता है। जब हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में नए कीर्तिमान गढ़ रही है, जब हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति होने का दंभ भरते हैं, तो हम अपने ही उन शिल्पकारों को कैसे भूल सकते हैं? हम उन लोगों को कैसे बिसार सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन के 30 से 40 बेशकीमती साल इस राष्ट्र के निर्माण की नींव में खपा दिए? लेकिन अदालत सिर्फ इन तल्ख सवालों और कड़ी फटकार पर ही नहीं रुकी।
उसने एक ऐसा ठोस और निर्णायक आदेश पारित किया है जिसने अब सरकार के लिए टाल मटोल करने और बहानेबाजी करने के तमाम दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और ईपीएफओ को तत्काल प्रभाव से यानी फौरन एक नई, व्यापक और अद्यतन अप टू डेट सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। यह कोई सामान्य सूची नहीं होगी। यह एक तरह का एक्सरे होगा जो पेंशन सिस्टम के अंदरूनी हिस्सों में लगी हर छोटी बड़ी बीमारी को, हर भ्रष्टाचार को, हर अनियमितता को उजागर कर देगा। इस सूची में अदालत के निर्देशानुसार पेंशन धारकों को 3 स्पष्ट श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। पहली श्रेणी, इसमें वे पेंशन भोगी होंगे जिन्हें वर्तमान दर यानी 1000, 1200 या 1500 रुपए के आसपास पेंशन मिल रही है। उनका पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। दूसरी श्रेणी, इसमें उन लोगों का पूरा ब्यौरा होगा जो देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उच्च पेंशन, हायर पेंशन के हकदार तो हैं, लेकिन व्यवस्था की जानबूझकर बनाई गई जटिलताओं और लालफीताशाही के कारण जिन्हें आज तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है। और तीसरी, सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी, यह उन लोगों की होगी जिनकी पेंशन राशि में भारी विसंगतियां हैं, यानी जिन्हें नियमों के अनुसार जितनी पेंशन मिलनी चाहिए उससे कहीं कम मिल रही है। इस आदेश के मायने बहुत गहरे और बहुत दूरगामी हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि अब सरकार और ईपीएफओ की जवाबदेही तय होगी। उन्हें अब हर एक पेंशन भोगी का हिसाब देना होगा। अब यह मामला सिर्फ औसत और आंकड़ों के खेल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर एक व्यक्ति, हर एक बुजुर्ग की कहानी का एक आधिकारिक दस्तावेज तैयार होगा। यह पारदर्शिता की दिशा में एक ऐसा मील का पत्थर है जो वर्षों से लगते आ रहे उन गंभीर आरोपों को दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा कि पेंशन के बंटवारे में भारी भेदभाव और धांधली होती है। पेंशन भोगी दशकों से यह शिकायत करते रहे हैं कि एक ही कंपनी से एक ही पद से रिटायर हुए 2 लोगों की पेंशन में जमीन आसमान का फर्क है। किसी को 800 रुपये मिल रहे हैं तो किसी को 2000, जबकि कई योग्य लोग आज भी उच्च पेंशन के लाभ से पूरी तरह वंचित हैं। अदालत का यह आदेश उस अंधेरी सुरंग में रोशनी की पहली किरण बनकर आया है जिसने सोई हुई व्यवस्था को झकझोर दिया है। इस अदालती चाबुक ने सरकार पर एक ऐसा अभूतपूर्व दबाव बनाया है जो शायद लाखों प्रदर्शन, धरने और रैलियां भी नहीं बना पाई थीं। जो मामला सालों से मंत्रालयों की मोटी मोटी फाइलों के ढेर में धूल फांक रहा था, वह अब सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय की मेज पर पहुंच गया है। हमारे विश्वस्त सूत्रों से जो खबर निकलकर आ रही है, उसके अनुसार प्रधानमंत्री ने स्वयं इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने इसे केवल एक वित्तीय या आर्थिक मामले के रूप में नहीं, बल्कि एक मानवीय दृष्टिकोण से, एक संवेदना के साथ तत्काल हल करने के निर्देश जारी किए हैं। शायद यही वजह है कि सत्ता के गलियारों में यह खबर तेजी से तैर रही है कि आने वाले त्योहारी मौसम से पहले सरकार पेंशनधारकों को एक बड़ा तोहफा दे सकती है। अब सवाल यह उठता है कि यह तोहफा आखिर होगा क्या? क्या यह सिर्फ एक और लॉलीपॉप होगा या वाकई कोई ठोस समाधान निकलेगा? हमारी खुफिया जानकारी और सूत्रों के मुताबिक सरकार के भीतर शीर्ष स्तर पर 2 प्रमुख विकल्पों पर गहन विचार विमर्श चल रहा है। पहला विकल्प, यह एक तात्कालिक राहत और एक सुरक्षित राजनीतिक दांव का है। इसके तहत न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर तत्काल प्रभाव से 3000 रुपये कर दिया जाए और जो 7500 रुपये की मुख्य मांग है, उसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति, हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया जाए, जो अपनी रिपोर्ट 3 महीने के भीतर सरकार को सौंपेगी। यह एक ऐसा रास्ता है जो सरकार पर तत्काल कोई बहुत बड़ा वित्तीय बोझ भी नहीं डालेगा और पेंशन भोगियों के गुस्से को कुछ हद तक शांत भी कर देगा। यह राजनीतिक रूप से सेफ रास्ता है। दूसरा विकल्प, यह वह विकल्प है जो पेंशन भोगियों की दशकों पुरानी मांगों के ज्यादा करीब है और जो राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिहाज से ज्यादा साहसिक माना जा रहा है। इस विकल्प के तहत न्यूनतम पेंशन को सीधे 7500 रुपये किया जाए और साथ में एक सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा जाए, महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस, डीए। यह महंगाई भत्ता वह सुरक्षा कवच है जो भविष्य में बढ़ने वाली महंगाई के जहर से पेंशन की क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर को बचाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन की राशि समय के साथ अपनी कीमत न खो दे, जैसा कि पिछले 27 सालों में हुआ है। यह कोई ख्याली पुलाव या हवाई कैले नहीं है।
हम यह बात इतने यकीन से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 28 सितंबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के आधिकारिक एजेंडे में EPS 95 पेंशन की समीक्षा को शीर्ष प्राथमिकता पर रखा गया है। बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय दोनों ने अपने अपने प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रख दिए हैं। वित्त मंत्रालय हमेशा की तरह देश के वित्तीय स्वास्थ्य, राजकोषीय घाटे और सरकारी खजाने पर पड़ने वाले भारी बोझ का हवाला देकर एक चरणबद्ध यानी किस्तों में बढ़ोतरी की वकालत कर रहा है। वहीं श्रम मंत्रालय पेंशन भोगियों की दयनीय सामाजिक और आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए एक मुश्त सम्मानजनक वृद्धि के पक्ष में मजबूती से खड़ा है। अब अंतिम फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट को ही लेना है। यह बैठक महज एक सरकारी बैठक नहीं होगी। यह करोड़ों बुजुर्गों के भविष्य की दिशा और दशा तय करने वाली एक ऐतिहासिक घड़ी होगी। उस दिन तय होगा कि सरकार के लिए आंकड़े ज्यादा जरूरी हैं या अपने ही नागरिकों की सांसें। अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो हर किसी के जहन में कौंध रहा है। क्या सरकार के पास इतने संसाधन हैं? क्या सरकार के पास इतना पैसा है कि वह पेंशन को 7,500 रुपये तक बढ़ा सके? सरकार तो हमेशा वित्तीय बोझ का रोना रोती है, लेकिन ट्रेड यूनियन, पेंशन भोगी संगठन और कई निष्पक्ष आर्थिक विशेषज्ञ लगातार यह तर्क देते आए हैं कि यह संसाधनों का नहीं बल्कि इच्छा शक्ति और प्राथमिकता का सवाल है। उनका कहना है, और यह एक तथ्य है, कि EPFO के पास आज की तारीख में लाखों करोड़ रुपए का एक विशाल अनछुआ फंड, अनक्लेम्ड फंड पड़ा हुआ है। यह पैसा न तो सरकार का है, न ही यह EPFO का है। यह पैसा उन करोड़ों कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं, एम्प्लॉयर्स के दशकों के योगदान से बना है। यह वही पैसा है जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा इस उम्मीद में जमा किया था कि यह उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगा। जरूरत सिर्फ इस फंड के सही, पारदर्शी और मानवीय प्रबंधन की है। विशेषज्ञ यह चुभता हुआ सवाल भी उठाते हैं कि अगर हमारी सरकारें बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को लाखों करोड़ रुपए की टैक्स रियायतें दे सकती हैं, अगर उनके हजारों करोड़ के कर्जे NPAs माफ किए जा सकते हैं, तो वह अपने उन नागरिकों के लिए कुछ हजार करोड़ रुपए का सालाना प्रावधान क्यों नहीं कर सकती जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की सेवा में समर्पित कर दिया? यह सवाल आज देश का हर पेंशन भोगी पूछ रहा है। चलिए अब उस खबर की भी चीर फाड़ कर लेते हैं जो सोशल मीडिया पर, खासकर व्हाट्सएप ग्रुप्स में आग की तरह फैली हुई है। खबर है 5 राज्यों में पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा। यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि सच्चाई क्या है और भ्रम क्या है। यह सच है कि जिन 5 राज्यों बिहार, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दिल्ली का जिक्र हो रहा है, वहां हाल ही में पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। यह 100% सच है, लेकिन, और यह लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, यह बढ़ोतरी राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सोशल सिक्योरिटी पेंशन में हुई है। यह वह पेंशन होती है जो राज्य सरकारें अपने नागरिकों जैसे कि बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों को अपने खजाने से देती हैं। इसका केंद्र सरकार की कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 से कोई भी सीधा लेना देना नहीं है। EPS 95 एक केंद्रीय योजना है जो संगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कर्मचारियों के लिए है, और इसका वित्त पोषण कर्मचारी और नियोक्ता के योगदान से बने फंड से होता है। तो क्या इस खबर का कोई महत्व नहीं है? क्या यह पूरी तरह अप्रासंगिक है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भले ही इसका सीधा कानूनी संबंध न हो, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक, राजनीतिक और नैतिक महत्व है। यह एक बेहद सकारात्मक संकेत है। यह दिखाता है कि जन कल्याण की भावना अभी भी हमारे राजनीतिक विमर्श में जीवित है। और सबसे बड़ी बात, यह केंद्र सरकार पर एक जबरदस्त नैतिक दबाव, मॉरल प्रेशर बनाता है। सवाल यह उठता है कि जब राज्य सरकारें अपने सीमित संसाधनों के बावजूद पेंशन बढ़ाने जैसे जनहितैषी कदम उठा सकती है, तो केंद्र सरकार, जिसके पास कहीं अधिक व्यापक अधिकार और हजारों गुना ज्यादा संसाधन हैं, वह अपने पेंशन धारकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से मुंह कैसे मोड़ सकती है? यह खबर केंद्र सरकार के लिए एक आईना है। इस पूरी कहानी को, इस पूरे संघर्ष को ठीक से समझने के लिए हमें एक बार EPS 95 योजना के इतिहास के पन्नों को भी पलटना होगा। साल 1995 जब इस योजना की शुरुआत हुई थी, तो इसके पीछे एक बहुत ही नेक, एक बहुत ही प्रगतिशील सोच थी।
सोच यह थी कि संगठित क्षेत्र के करोड़ों कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट के बाद एक ऐसा वित्तीय सुरक्षा कवच दिया जाए ताकि उन्हें बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। यह एक सपना था कि कर्मचारी जब 60 साल की उम्र में अपने काम से निवृत्त होगा तो वह गरिमा और आत्मसम्मान के साथ अपना बाकी का जीवन जी सकेगा। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ का ही एक हिस्सा है, जिसमें नियोक्ता एम्प्लॉयर के 12% अंशदान में से 8.33% 8.30% हिस्सा पेंशन फंड में जाता है। लेकिन वक्त के साथ यह खूबसूरत सपना एक कड़वी हकीकत में बदलता चला गया। जो पेंशन की राशि उस समय के हिसाब से ठीक ठाक लगती थी, वह महंगाई की सुनामी में कागज के टुकड़े की तरह बह गई। सरकारें बदलती गईं, लेकिन किसी ने भी इस पेंशन राशि की समीक्षा करने की, इसे महंगाई से जोड़ने की जहमत नहीं उठाई। नतीजा आज हमारे सामने है। आज आलम यह है कि न्यूनतम पेंशन महज 1000 रुपये है। आप खुद अपनी अंतरात्मा से पूछिए, आज के समय में 1000 रुपये की कीमत क्या है? एक महीने का दूध का बिल या बिजली का बिल या फिर किसी गंभीर बीमारी की बस कुछ दिनों की दवाइयां। इस मामूली और अपमानजनक रकम में एक बुजुर्ग इंसान अपना पूरा महीना कैसे गुजारता होगा, इसकी कल्पना करना भी दिल दहला देता है। यह किसी आत्मा की पीड़ा से कम नहीं है। यही वह वजह है कि पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से देश भर के पेंशन धारक सड़कों पर हैं। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंत्र से लेकर हर राज्य की राजधानी तक धरने दिए, प्रदर्शन किए, भूख हड़तालें कीं, झापन सौंपे और न्याय की गुहार लगाई। उनकी सिर्फ एक ही मांग है, न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7500 रुपये किया जाए और इसे महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए, ताकि भविष्य में जब जब महंगाई बढ़े उनकी पेंशन भी अपने आप बढ़ जाए। इस संघर्ष का एक और बेहद महत्वपूर्ण पहलू है, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, उच्च पेंशन का विकल्प। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में उन सभी कर्मचारियों को उच्च पेंशन का अधिकार दिया था जिनका योगदान उनकी पूरी सैलरी, फुल सैलरी पर कटा था, न कि सिर्फ वैधानिक वेतन सीमा, स्टैट्यूटरी वेज सीलिंग पर। यह एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन आरोप है, और यह गंभीर आरोप है, कि ईपीएफओ ने इस प्रक्रिया को जानबूझकर इतना जटिल, इतना अव्यावहारिक और इतना पेचीदा बना दिया कि लाखों पात्र कर्मचारी आज भी इसके लाभ से वंचित हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आवेदन कैसे करें, कौन से दस्तावेज जमा करें, गणना कैसे होगी। ईपीएफओ के ऑनलाइन पोर्टल ने लोगों को और उलझा दिया है। खबर यह है कि 30 सितंबर को इसी उच्च पेंशन के मुद्दे को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक होने की संभावना है। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में आवेदन और गणना की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा, ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सच्ची भावना का सम्मान हो सके और ज्यादा से ज्यादा योग्य लोगों को उनका हक मिल सके। आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकार के लिए एक झटके में पेंशन को 7500 रुपये तक बढ़ाना वित्तीय रूप से एक बड़ी चुनौती हो सकता है। इससे सरकारी खजाने पर सालाना हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ना लाजमी है। इसलिए एक व्यावहारिक और बीच का रास्ता, मिडल पाथ, यह हो सकता है कि सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से, इन अ फेज्ड मैनर, लागू करे। जैसे पहले चरण में तत्काल प्रभाव से न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 3000 या 5000 रुपये तक लाया जाए, जिससे पेंशन भोगियों को तत्काल बड़ी राहत मिले। और फिर अगले 2 से 3 वर्षों के भीतर इसे 7500 रुपये के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाया जाए। यह एक ऐसा समाधान हो सकता है जो पेंशन भोगियों की जरूरतों को भी पूरा करे और सरकार की वित्तीय स्थिरता को भी बनाए रखे। अब सारी निगाहें, सारी उम्मीदें आने वाले कुछ दिनों पर टिकी हैं। 28 सितंबर की कैबिनेट बैठक और उसके बाद 30 सितंबर की उच्च पेंशन पर होने वाली चर्चा। यह एक सप्ताह करोड़ों पेंशन भोगियों के दशकों के संघर्ष, उनके आंसुओं और उनकी प्रार्थनाओं का फल तय कर सकता है। क्या सरकार अदालत के दबाव, पेंशन भोगियों के आंदोलन और अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए एक ऐतिहासिक, साहसिक और मानवीय फैसला लेगी? या फिर यह उम्मीद भी तारीखों और वादों के अंतहीन इंतजार में उलझकर रह जाएगी? याद रखिए, पेंशन बढ़ोतरी से होने वाले लाभ सिर्फ वित्तीय नहीं होंगे। इसके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव कहीं ज्यादा गहरे होंगे। जब एक बुजुर्ग के हाथ में एक सम्मानजनक राशि आती है, तो परिवार पर उसकी निर्भरता कम होती है। वह अपनी दवाइयों, अपने इलाज
और अपनी छोटी छोटी जरूरतों को खुद पूरा कर पाता है। इससे न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि उनका खोया हुआ आत्मसम्मान भी वापस आएगा। अंत में सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है, सवाल नियत का है, सवाल प्राथमिकता का है। EPS 95 के पेंशन भोगी कोई खैरात या भीख नहीं मांग रहे हैं, वे अपना हक मांग रहे हैं। यह वही पैसा है जो उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से बूंद बूंद करके दशकों तक जमा किया था, इस उम्मीद में कि बुढ़ापे में यह उनकी लाठी बनेगा। आज वह लाठी कमजोर पड़ गई है और उसे एक मजबूत सहारे की जरूरत है। यह सहारा सरकार को देना होगा। यह उसका संवैधानिक और नैतिक दायित्व है। हम उम्मीद करते हैं कि 28 सितंबर की सुबह जब कैबिनेट की बैठक के लिए हमारे नीति निर्माता जुटेंगे, तो वे सिर्फ आंकड़ों और फाइलों को नहीं, बल्कि उन करोड़ों मुरझाए हुए चेहरों को भी याद रखेंगे जो न्याय की आस में दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठे हैं। उच्च न्यायालय का आदेश एक अवसर है, एक मौका है दशकों की एक ऐतिहासिक गलती को सुधारने का। क्या सरकार इस मौके का फायदा उठाएगी? यह देखना अभी बाकी है, लेकिन एक बात तय है, यह लड़ाई अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से पीछे लौटना नामुमकिन है। जीत शायद आज न मिले, कल मिले, लेकिन मिलेगी जरूर, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ 7,500 रुपये की नहीं है। यह लड़ाई गरिमा की है, सम्मान की है और न्याय की है। हम इस खबर पर, इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे। हर छोटी बड़ी अपडेट, हर अंदर की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।